प्रतियोगी विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ आईएएस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही हो। अगर नहीं भी अच्छी चल रही है, तो अब वो समय आ गया है कि तैयारी को और अच्छे से आपको ले जाना होगा। जैसे जिन-जिन विद्यार्थियों ने आरपीएफ पुलिस का पेपर भरा हुआ है, आज उनकी परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 2 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच आरपीएफ पुलिस के पेपर कराए जाएँगे। तो अगर आपने वो परीक्षा का फॉर्म भरा है, वो परीक्षा देनी है, तो अपनी तैयारी को दीजिए गति, क्योंकि आपके पास है केवल 1 महीने। अपनी वीडियो क्लास की बात करें तो अभी हाल ही में मैंने करंट के कई महत्वपूर्ण टॉपिक पर कई क्लास आपको उपलब्ध कराई है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि अभी काफ़ी लोग उन क्लास तक नहीं पहुँच पाए हैं, उन्हें अच्छे से देख लीजिए और अपनी नोट्स बना लीजिए। इस पिछली वीडियो क्लास की बात करें तो गणतंत्र दिवस विशेष के संदर्भ में संविधान निर्माण तक की पूरी कहानी मैंने तथ्यों के साथ उस वीडियो क्लास में समाहित की है, उसे भी अवश्य देख लीजिएगा। आज आज की वीडियो क्लास की बात करें तो आज की वीडियो क्लास हम उस विषय की लेकर के आ रहे हैं जिसे लगभग 3 महीने पहले हम लोगों ने रोक दिया था, यानी मैंने रोक दिया था। प्राचीन भारत, इतिहास के संदर्भ में प्राचीन भारत हम पढ़ रहे थे और प्राचीन भारत में हम लोगों ने पढ़ा मौर्य साम्राज्य तक और मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में जितनी भी जानकारी हो सकती थी, उतनी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। अगर आप उसे देख सकते हैं और अगर समझ में आ रहा हो तो उसे देखिए और अपनी नोट्स बनाइए। अब उसी प्राचीन इतिहास की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और मौर्य काल के बाद का जो चैप्टर है उसे जो नाम दिया गया है वो है मौर्योत्तर काल। अभी ध्यान रखिएगा, मौर्योत्तर काल में कई वंशों के बारे में हमें पढ़ना है थोड़ा-थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मौर्य वंश में हमने क्या देखा कि एक सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो अब तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ा था, प्राचीन काल से लेकर के आज तक। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे ही सम्राट अशोक की मृत्यु होती है उसके बाद वो मौर्य साम्राज्य जो आज वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत, बांग्लादेश, कुछ हिस्सा म्यांमार की तरफ भी हम ले सकते हैं, ठीक है। भारत, बांग्लादेश, पश्चिम की तरफ देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक जो विस्तृत था वो अशोक सम्राट की मृत्यु के बाद धीरे-धीरे खंडित होता चला गया। और उसी ऐसा इसलिए कि हमने क्या देखा था कि मौर्य साम्राज्य जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कोई योग्य उत्तराधिकारी अशोक का नहीं हुआ। हाँ, दशरथ के बाद कोई एक ऐसा शासक हमें नहीं मिलता है जो मौर्य साम्राज्य को स्थिर रख सके। और धीरे-धीरे हम लोगों ने देखा कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और उसने एक नवीन वंश की स्थापना की जिसे नाम दिया गया शुंग वंश। और वहीं से शुरुआत हो रही है आज अपने क्लास की। और इतिहासकारों ने इस चैप्टर को पूरा नाम दिया है मौर्योत्तर काल और मौर्योत्तर काल में आज जो हम पढ़ेंगे वो है शुंग वंश और कण्व वंश। इसके काल की बात करें तो 184 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक का काल इन दो वंशों का माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हम काल देख रहे हैं ये पाटलिपुत्र के संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले शुंग वंश पे। शुंग वंश की बात करें तो इसका शासनकाल रहा 184 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक। संस्थापक की बात करें तो सीधा सा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। और वही कहानी यानी अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। अब शुंग वंश का इतिहास जानने के लिए कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं या कौन-कौन से स्रोत हैं? अभी हाल ही में ये देखने को मिला है कि अभी जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें छोटे-छोटे एग्जामों में भी वो एक वंश लेके आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसकी जानकारी के लिए इनमें से कौन-कौन से स्रोत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो अब शुंग वंश का इतिहास जानने के लिए जो भी स्रोत है उनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो साहित्य और दूसरा पुरातत्व। तो साहित्य के संदर्भ में देखें तो सबसे बड़ा स्रोत है पुराण, मत्स्य, वायु और ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। इन पुराणों से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ वाणभट्ट की रचना हर्षचरित से भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं पतंजलि के महाभाष्य से भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मुनि गर्ग द्वारा रचित गार्गी संहिता जो एक ज्योतिष ग्रंथ है और साथ ही साथ इसमें कृष्ण की भी कथा दी हुई है, यानी भगवान कृष्ण की भी कथा दी हुई है। इससे भी हमें जो है शुंग वंश के बारे में पता चलता है। वहीं जैन ग्रंथ थेरावली जिसके लेखक हैं मेरुतुंग, ठीक है, उनके ग्रंथ से भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है और बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से भी हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये रहे शुंग वंश के साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब अगर पुरातत्व से संबंधित स्रोतों की बात करें तो
तो शुंग वंश के बारे में जानने के लिए 3 ऐसे अभिलेख हैं, जिससे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पहला लेख है अयोध्या लेख, ठीक है? मैंने लेख लिखा है, आप उसे अभिलेख भी कह सकते हैं, ठीक है? दूसरा वेशनगर, और वेशनगर का वर्तमान नाम विदिशा, ठीक है? वेशनगर या विदिशा का लेख, और तीसरा बरहउत का लेख, ठीक है? तो ये 3 पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनसे हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब शुंग के बारे में, जैसे कि छोटे-छोटे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि शुंग कहाँ के निवासी थे? ठीक, शासन तो किया पाटलिपुत्र पर, इसलिए प्रश्न पूछता है कि वो कहाँ के निवासी थे? तो शुंग उज्जैन के मूलतः निवासी थे, ठीक है? तथा मौर्य वंश की सेना में कार्यरत थे। तो मौर्य वंश की सेना में सैनिक के रूप में शुंगों की भर्ती की जाती थी और ये आते थे उज्जैन से, ठीक है? पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था, ठीक है? तो बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की, और हत्या करने के बाद मगध के सिंहासन पर हम एक नवीन वंश को देखते हैं जिसे हम कहते हैं शुंग वंश, ठीक है? शुंग वंश ब्राह्मण जाति का वंश था, यानी कि शुंग वंश के शासक ब्राह्मण थे, ठीक है? पुराणों के अनुसार शुंग वंश में 10 शासक हुए, ठीक? तो ये सबसे बेसिक जानकारी जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है? अब जिन राजाओं के बारे में हमें इतिहास में जानकारी मिलती है, उनके संदर्भ में कुछ हमें यहाँ पे कुछ तथ्यों को देखना होगा। जैसे पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, तो यहाँ से जो पहला प्रश्न बनता है कि शुंग वंश की स्थापना की किसने की थी? तो अभी हम लोगों ने देखा पुष्यमित्र शुंग ने, किसकी हत्या करके? तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है? राजधानी इसकी पाटलिपुत्र। अब अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने कभी भी राजा, महाराजा या महाराजाधिराज जैसी उपाधियां नहीं धारण की, उसने केवल उपाधि धारण की सेनानी। इस पॉइंट पे ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है? कि पुष्यमित्र शुंग की सिंहासन पर बैठने के बाद उपाधि क्या थी? तो सिंहासन पर बैठने के बाद भी उसने राजा की उपाधि नहीं धारण की, उसने उपाधि धारण की सेनानी की। ऐसा हो सकता है कि उसने इसलिए किया हो क्योंकि मौर्य वंश को वो समाप्त करके एक नवीन वंश को स्थापित कर रहा था पाटलिपुत्र के सिंहासन पर। तो इस वजह से कि कहीं जनता विद्रोह न कर दे, इसलिए उसने अपनी उपाधि सेनानी ही रखी। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, कोई ऐसा विशेष साक्ष्य हमको मिलता नहीं है, ठीक है? अब अभी ऊपर हम लोगों ने अयोध्या लेख देखा, तो अयोध्या लेख किसने लिखवाया था, इससे हमें किस बात का पता चलता है? तो अयोध्या लेख पुष्यमित्र शुंग का राज्यपाल था धनदेव, उसने लिखवाया था, और यह हमें अयोध्या से ही मिला है। और इस लेख से हमें ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है? कितने अश्वमेध यज्ञ? 2 अश्वमेध यज्ञ, ये संख्या ध्यान में रखनी है, ठीक? 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने किए थे। तो एक प्रश्न वो बनाते हैं, शुंग वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए? अगर आपको ध्यान में है तो आंसर आपका पुष्यमित्र शुंग होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि महर्षि पतंजलि, ठीक है? तो पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित एवं मित्र थे, ठीक है? और ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ हुए, इन यज्ञों का संपादन, यानी ये यज्ञ भी पतंजलि ने ही करवाए थे, ठीक? अब पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में और आगे बढ़ते हैं, तो भरहुत स्तूप, ठीक है? ये स्थित है सतना, मध्य प्रदेश। तो भरहुत स्तूप, जिसे 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था, इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, ऐसा वहाँ जो लेख मिला है। जैसे कि हमने यहाँ साहित्यिक पुरातात्विक साक्ष्य में भरहुत का लेख हमने लिखा है। तो ये जो भरहुत में इसने जो स्तूप बनवाया, स्तूप बनवाने के बाद जो लेख लिखवाया, उससे हमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है, और इससे ये पता चलता है कि भरहुत का स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ठीक है? आजकल ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक स्तूप, इसकी खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम। कहाँ स्थित है? तो राज्य पूछा तो मध्य प्रदेश, जगह पूछा तो सतना, ठीक है? और साथ ही साथ मौर्य काल जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां भी सांची के स्तूप की चर्चा हुई थी। तो सांची के स्तूप के संदर्भ में ध्यान में रखना है कि जो सबसे बड़ा सांची का स्तूप है, जिसे महास्तूप कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था अशोक ने, जिसमें महात्मा बुद्ध कि शरीर धातु अवशेष सुरक्षित है। बाकी 2 और सांची में स्तूप मिले हैं, और ऐसा माना जाता है
कि सांची के 2 स्तूपों का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, ठीक है। और अशोक कालीन जो महास्तूप था उसकी जो काष्ठ वेदिका वो नष्ट हो चुकी थी, उसकी जगह पर इसने पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दिव्यावदान की चर्चा यहाँ मिलती है शुंग वंश के साहित्य जानने के साहित्यिक स्रोत के रूप में। तो दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी घोषित करता है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि वो हो सकता है कि विचारों से वो ब्राह्मण था, हो सकता है कि विचारों से या धर्म से वो बौद्ध विरोधी हो, लेकिन जो बौद्ध थे उनको उसने नहीं सताया होगा, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अगर वो सताता तो भरहुत के स्तूप और सांची के 2 अन्य स्तूपों का निर्माण क्यों करवाता, ठीक है। और साथ ही साथ जो सांची का महास्तूप है उसकी काष्ठ वेदिका की जगह पाषाण वेदिका क्यों लगवाता, ठीक है। तो इतिहास में अभी भी ये सोचनीय विषय है कि क्या पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विरोधी था या नहीं, ठीक। तो इसी संदर्भ में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग का काल, ठीक है, यानी शुंग वंश का काल वैदिक पुनर्जागरण का काल था। इसके पहले अगर हम देखें तो मौर्य वंश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म साथ ही साथ आजीवक संप्रदाय इनका बोलबाला था, ठीक है। लेकिन शुंग वंश आते ही एक बार फिर से वैदिक काल या वैदिक देवी देवताओं का उत्थान हुआ। इसी वजह से इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल मानते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि भारत पर जो यवन या आक्रमण, ठीक है, तो यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के काल में हुआ। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि भारत पर पहला यवन आक्रमण किस शासक के काल में हुआ था तो वो आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। लेकिन किसने पराजित किया, तो पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखिएगा, 2 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देंगे वो बनाते समय, वो ये पूछेंगे कि पहला यवन आक्रमण शुंग वंश के शासनकाल में हुआ था तो यवनों को किसने पराजित किया, ठीक है। तो जब आक्रमण हुआ पहला यवन आक्रमण तो पुष्यमित्र शुंग शासक था, लेकिन यवनों को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने, ठीक है। इस पॉइंट पे विशेष ध्यान बना के रखना है। अब अगले शासक की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, वो गद्दी पर बैठता है और शुंग वंश का पहला शासक जिसने राजा की उपाधि धारण की, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या देखा, पुष्यमित्र शुंग की उपाधि तो सेनानी थी, ठीक है। अब यही पूछ सकता है कि शुंग वंश का पहला शासक जिसने राजा या महाराजा की उपाधि धारण की, तो अपना आंसर क्या होगा, अग्निमित्र। यवन आक्रमण के समय ये कहाँ था, तो ये विदिशा का राज्यपाल था और उस समय विदिशा में था। तो विदिशा की चर्चा बार बार आ रही है, तो यही मैं बता देना चाहता हूं कि शुंग वंश की मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन विदिशा को भी वो अपनी दूसरी राजधानी के तौर पर, ठीक है, उज्जैन के निकट थी, तो विदिशा को भी वो अपनी दूसरी राजधानी के तौर पर प्रयोग करते थे। या ये कह सकते हैं कि शुंग वंश की 2 राजधानियां, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा, ठीक है। अग्निमित्र के बाद जो अगला शासक बना वसुज्येष्ठ या सुज्येष्ठ, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी हमको नहीं मिलती है। इसके बाद अगला शासक वसुमित्र, और ये माना जाता है कि अग्निमित्र का पुत्र था वसुमित्र। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पुष्यमित्र शुंग के समय भारत पर पहली बार यवन आक्रमण हुए और पुष्यमित्र शुंग के पौत्र वसुमित्र ने उन्हें पराजित किया। ऐसी इस बात का उल्लेख, ठीक है, कालिदास अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में करते हैं, ठीक है। यवनों का नेता इसी किताब में बताया गया, और जो अर्थ निकाला इतिहासकारों ने, हो सकता है कि वो डेमेट्रियस रहा हो या हो सकता है मिनांडर, ठीक है। तो ये विवाद का विषय है अभी, तो यहाँ पे हमें नहीं उलझना, बस इतना ध्यान में रखना है कि वसुमित्र ने पराजित किया और इसका उल्लेख कालिदास अपने नाटक मालविकाग्निमित्र में करते हैं, ठीक है। वसुमित्र के बाद आंध्रक शासक हुआ, उसके बाद पुलिंदक, उसके बाद घोष, उसके बाद ब्रजमित्र। इनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, ठीक। इसके बाद शुंग वंश के जिस शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो है भागभद्र। ऐसा इसलिए इसके शासन के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो इसलिए क्योंकि इसके दरबार में हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स, तो एंटियालकिड्स की बात करें तो ये तक्षशिला का शासक था उस समय, ठीक है। तो एंटियालकिड्स ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, ठीक, भागभद्र के दरबार में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि
हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? तो एंटियल किसके दरबार में आया? तो भागभद्र किस वंश के शासनकाल में आया? तो शुंग वंश। इस तरह के प्रश्न बनेंगे, ये अपने आंसर होंगे। ठीक है, तो हेलियोडोरस जब आया तो भागभद्र के किस दरबार में मिला? पाटलिपुत्र वाले में मिला कि विदिशा वाले में? तो यहाँ ध्यान रखिए कि हेलियोडोरस इसके विदिशा दरबार में आया तथा भागवत धर्म अपनाकर विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। पीछे भी मैंने गरुड़ स्तंभ के बारे में बता रखा था, यहाँ एक बार फिर इसको रिवाइज करता हूँ कि जब भागवत आया तो वो यहाँ भागवत धर्म से काफी प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद उसने अपना धर्म छोड़ करके भागवत धर्म अपना लिया और विष्णु के सम्मान में विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ की स्थापना की और वहां पे एक लेख लिखवाया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पुरातत्व वाले स्रोत में वेशनगर या विदिशा का लेख लिख रखा है। ठीक है, भागभद्र के बाद जो अगला शासक हुआ वो था देवभूति। ठीक, तो देवभूति इस वंश का अंतिम शासक। तो पहला शासक ध्यान में रखना है, अंतिम शासक ध्यान में रखना है। तो शुंग वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग, और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देवभूत के साथ क्या हुआ? तो जैसा पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति रहते हुए अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी, वैसे ही शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या इसके मंत्री या अमात्य वसुदेव ने करके एक नवीन वंश कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ध्यान में रखिए कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति जिसकी हत्या उसके मंत्री या अमात्य वसुदेव ने की और एक नवीन राजवंश की स्थापना की। मगध के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश को हम देखते हैं जो जिसका नाम कर्ण वंश हमें मिलता है। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति शुंग काल की रचना है और शुंग काल की प्रशासनिक भाषा संस्कृत थी। ये आखिरी में मैंने रखा हुआ है इसलिए कि आप ध्यान में रख सके। ठीक है, कि मनुस्मृति किस काल की रचना है? तो शुंग काल। ठीक, शुंग काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी? संस्कृत। या अभी इस प्रश्न को ऐसे पलट दे कि संस्कृत भाषा का पुनः उत्थान किस काल में हमको देखने को मिलता है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? शुंग काल। ठीक है, अब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि देवभूत की हत्या इसके मंत्री वसुदेव ने कर दी और एक नवीन वंश की स्थापना की, कर्ण वंश। कर्ण वंश की बात करें तो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व इसका शासनकाल है। कहाँ? राजधानी इसकी पाटलिपुत्र यानी मगध पर। संस्थापक थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में, वसुदेव। तो कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की और किसकी हत्या कर? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या कर। ठीक है, वसुदेव के बाद जो अगला शासक हमें मिलता है कर्ण वंश का वो था भूमिमित्र। भूमिमित्र के बाद अगला शासक नारायण। नारायण के बाद सुशर्मा या सुशर्मन। इसके दो नाम हमको देखने को मिलते हैं इतिहास में, सुशर्मा या सुशर्मन। बाकी अभी तीन नाम जो हम लोगों ने देखा, वसुदेव, भूमिमित्र और नारायण, इनके बारे में इतिहास में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, अब सुशर्मा और सुशर्मन। कर्ण वंश का पहला शासक वसुदेव, आखिरी शासक सुशर्मा या सुशर्मन। ठीक है, ध्यान रखिए कि कर्ण वंश का आखिरी शासक और इसकी हत्या इसके आंध्र जाति अमात्य। ठीक है, तो शातवाहनों का दूसरा नाम आंध्र जाति, क्योंकि आज जहां हम आंध्र प्रदेश देख रहे हैं और महाराष्ट्र से सटा हुआ वो हिस्सा, ठीक है, तो आंध्र एक जाति थी कह सकते हैं, और उस क्षेत्र में जो रहते थे उन्हें आंध्र जाति नाम दिया गया इतिहास में। ठीक है, तो आंध्र जाति अमात्य यानी इसका मंत्री था सिमुख या सिंधुक। ठीक है, तो सिमुख या सिंधुक ने कर्ण वंश के आखिरी शासक सुशर्मा या सुशर्मन की हत्या करके एक नवीन वंश की स्थापना की जिसका नाम या तो आंध्र वंश में मिलता है या शातवाहन वंश। ठीक है, तो ये रहा कर्ण वंश तक का इतिहास। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, अपनी नोट्स पे लिख लीजिएगा कम से कम इस वंश के पहले शासक और आखिरी शासक। ठीक है, यानी शुंग वंश का पहला शासक, शुंग वंश का आखिरी शासक, कर्ण वंश का पहला शासक, कर्ण वंश का आखिरी शासक। कर्ण वंश के जो भी 4 राजाओं के नाम हमको मिलते हैं
यानी 4 शासकों के नाम मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में कोई विशेष जानकारी हमको इतिहास में नहीं मिलती। हाँ, सुशर्मा और सुशर्मन के बारे में यह जानकारी मिलती है कि इसकी हत्या इसके आंध्र जाति अमात्य या भृत्य या मंत्री सिंधुक या सिमुक ने कर के एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे इतिहास में नाम दिया गया सातवाहन वंश या आंध्र वंश। ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है, भरहुत का स्तूप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। सांची के महास्तूप को छोड़ दिया जाए तो महास्तूप यानी जो सबसे बड़ा था उसका निर्माण अशोक ने। सांची के अन्य 2 स्तूप, तो अन्य जो सांची के 2 स्तूप हैं, तो एक में बौद्ध धर्म के धर्म प्रचारकों के और एक में सारिपुत्र और महामोदग्लायन, इन दोनों के शरीर धातु अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। ठीक है। इतनी चीजें ध्यान में रखिए, अच्छे से पढ़िए। अग्निमित्र के बारे में ध्यान रखिएगा कि शुंग वंश का पहला शासक जिसने राजा की उपाधि धारण की, क्योंकि पुष्यमित्र की उपाधि क्या थी? सेनानी। ठीक है। तो इतना आप तैयार करिए। इसी क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, साथ ही साथ करंट की क्लास भी आपको देंगे, जिससे कि अगर आप सभी का काम जो भी परीक्षाएं इधर होने वाली हैं उनमें लगभग चल जाए। ठीक है। अभी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लगभग चल जाए कि अभी जब दोबारा हम इस क्लास को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इस क्लास को और करेंगे अपग्रेड। ठीक है। अपग्रेड का मतलब कि और जानकारियों को इसमें जोड़ा जाएगा और अच्छे से पढ़ा जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने अन्य साथियों को भी अपने चैनल से जोड़ें। इतना आप तैयार करिए। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।